कि सप्तमेश जो है वो द्वितीय भाव में चला गया द्वितीयेश के साथ जी। मैरिज में प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार ये डिवोर्स दिखा देता है। क्या मृत्यु निश्चित है अगर किसी की कुंडली में मार्केश है? नहीं, दोनों ही शुभ ग्रह हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम देंगे। जी। चाहे जुपिटर वीनस हो, चाहे वीनस जुपिटर हो, है ना। तो ये कहना कि शुभ ग्रह आपको कभी नहीं मारता, ऐसा नहीं होता। शुभ ग्रह आपको बहुत बार मार रहे होते हैं, इनमें मारकत्व आ जाता है। इसलिए कहना कि बृहस्पति तो कभी आपकी मृत्यु नहीं दे सकता, सिर्फ शनि दे सकता है। मैम, एनेक्साइटी, मेंटल स्ट्रेस, ये जो मेंटल रिलेटेड इश्यूज होते हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, क्या ये भी मार्केश की वजह से होते हैं? कर्म बढ़ जाता है, आपसे कोई गलती हुई है, कोई कर्म है आपका, आपके वो जो निंदक हैं आपके कर्म को ले जाएंगे, अब वो खुद ही उसको डाइजेस्ट करेंगे। तो निंदा जो है ना, बड़ा भारी कर्म है। इंजॉयमेंट लोगों को बहुत हो रही है ऐसा करने में। जी। जिसकी कुंडली में मार्केश का योग है, क्या उसको अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को लेकर के सतर्क रहना चाहिए, इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करना चाहिए? आप अपना कार्य करते रहें। जी। समय आता है, खराब आता है, और सभी के लिए आता है। देखिए, शनि मंगल सबके बैठे हैं, हमारे भी बैठे हैं, सभी का समय। मगर जब तप और दान से मिटना, घटना, उठना। मिटना मतलब अदृढ़ प्रारब्ध है तो मिट ही जाएगा। दृढ़ मतलब थोड़ा मजबूत प्रारब्ध है, कहता है मुझे अपना इम्पैक्ट छोड़ना है, इम्प्रिंट छोड़ना है, तो वो थोड़ा घट जाएगा। जी। उठना, आपका इतना जब तप है, तूफान आ रहे हैं, आपको एसी मिला हुआ है, आप उसके नाम में, आप ना हेलीकॉप्टर में हैं, आप थोड़ी ऊंची स्थिति है, तो फिर आता है, दर्द होगा, मगर आप समर्पण भाव से निकल लेंगे उसमें से बाहर। यू नो, ये प्रक्रिया तो है। जो महामृत्युंजय मंत्र होता है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मार्केश पर? क्या अगर मार्केश आपकी कुंडली में आ चुका है तो मृत्यु निश्चित है? ये मार्केश सिर्फ और सिर्फ कष्ट देता है या आपको इससे बहुत कुछ पॉजिटिव भी मिलता है? आज इन्हीं रहस्यों को हम इस एपिसोड में खोलने वाले हैं और इसमें हम डेप्थ में जानने वाले हैं कि मार्केश अगर आपकी कुंडली में आ गया है तो आपकी लाइफ पर क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसे हम जानने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मार्केश आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करेगा, क्या सिर्फ मृत्यु तुल्य कष्ट ही ये मार्केश आपको देगा या फिर ये आपके लिए सक्सेस के नए नए आयाम गढ़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा दिलाएगा या फिर और भी दूसरी तरह की आपको प्रॉस्पेरिटी देगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाएगा, इन सभी बातों को आज हम जानेंगे। और क्या अगर मार्केश आपकी कुंडली में है तो आपको इससे डरने की ज़रूरत है या नहीं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूँ आपके साथ आपकी ही आध्यात्मिक यात्रा में आपकी सही यात्री माधवी। इस विषय के गूढ़ रहस्यों को बताने के लिए, उन्हें जानने के लिए, ज्योतिषी एनालिसिस से इसको समझने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मनीषा आहूजा मैम का, जो कि एक बहुत ही रीनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं। स्वागत है मैम स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू मैम, मार्केश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको देखते ही लोग कांप उठते हैं, डर जाते हैं। ये मार्केश एक्चुअली में क्या है? देखिए, जो क्लासिकल सिग्निफिकेंस है इसका, तो हम कहते हैं कि हर कुंडली में जो दूसरा और सप्तम भाव है, यानी कि इनका जो स्वामी है, तो द्वितीयेश और सप्तमेश, इनको मार्केश कहा जाता है। मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ द्वितीयेश और सप्तमेश ही मारक ग्रह में इनकी गिनती है और किसी की नहीं है जी। जो अष्टमेश है उसकी भी मारक ग्रहों में गिनती आती है। अष्टम भाव में जो प्लैनेट बैठा है, अब आप देखते हैं कि दशा आती है अष्टम भाव में बैठे प्लैनेट की और अष्टमेश की। जी। तो अष्टम भाव पूरा एक्टिवेट हो जाता है तो परेशानी आती है। तो ये भी अपना मारकत्व का काम करता है। और इसमें आप छठे और द्वादश भाव के स्वामी को नहीं इग्नोर कर सकते, उनका भी कोई कॉम्बिनेशन बनेगा। कई बार आप देखेंगे छठे और
8वें भाव की युति बनी हुई है कहीं पर, तो जब वो एक्टिवेट होगा या वो लॉर्डशिप एक्टिवेट होगी तो कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। जी। तो ये बहुत डेंस है, मतलब इतना इजी नहीं है इसको। कई बार तो एक निगाह में पकड़ा जाता है, मगर कई बार इट कैन बी वेरी एसोटेरिकली confusing for it requires a person with a lot of depth to figure this out. अब इसके बाद भी हम कहते हैं 22nd ऋषकोना, जी 64th नवांशा, 85th द्वादशांशा, जी इनके जो स्वामी हैं इनको समझना पड़ेगा। आप ये देखें कि ये जो तीनों बातें हैं, ये जो तीनों दृष्कोण, नवांश और द्वादशांश हमने बताए, जी इसको आप अब 64th नवांशा तो हम हमेशा चंद्रमा से ही निकालते हैं, जी है ना, मगर और 85th द्वादशांश और 22nd ऋषकोण तो हम लग्न से निकालते हैं। जो अष्टम भाव में पहला द्वादशांश है, पहला नवांश है, पहला दृष्कोण है, मतलब वो जो डिग्री है उसका आगे उसको आप नवांश में भेजेंगे, दृष्कोण में भेजेंगे, वो जो उसकी टेक्निकल, वो मैथमेटिकल हो जाएगा बहुत। जी वो जो पॉइंट है इट्स अ वेरी सेंसिटिव पॉइंट। और क्रूर ग्रहों का इनके ऊपर गोचर भी मारकत्व दिखाता है। जी अब ये तो काफी, मतलब इसमें काफी सारे कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं फिर, है ना। मैम, क्या सबकी कुंडली में मार्केश होता है? सबकी कुंडली में मार्केश होता है, क्योंकि सभी का जन्म हुआ है, जैसे जो आया है उसे जाना तो होगा ही, तो सभी की कुंडली में मार्केश है। अगर हम इसे क्लासिकल रेफरेंस, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे, द्वितीय और सप्तम भाव को ही देखें अगर, तो हर कुंडली में द्वितीय और सप्तम भाव अलग अलग राशियों का, तो द्वितीय और सप्तम भाव अगर इसमें मारकत्व है, ये मार्केश है, तो ये हर कुंडली के लिए अलग होगा। और जैसा कि मैंने कहा, इसमें बहुत से और ग्रह मिल जाते हैं, युतियाँ मिल जाती हैं, और कई बार कोई युति मिली हुई है, जैसे कि छठे और अष्टमेश भाव की एक 6th लॉर्ड और 8th लॉर्ड की एक युति है। अब उसको मार्स और सैटर्न इंसेंडरी इफेक्ट से उसको वॉलिटिलिटी दे रहे हैं, तो वो एकदम से इग्नाइट करेगा। जब कोई क्रूर ग्रह उस युति पे गोचर करेगा, लग्नेश उस युति पे गोचर कर गया अगर, जी तो आप समझ सकते हैं अब हुआ कुछ भी नहीं, लग्नेश उस युति पे गोचर कर दिया जो ऑलरेडी एक रंध्र, एक वेरी हाईली वॉलेटाइल पॉइंट है। तो क्योंकि लग्नेश एक सेंसिटिव पॉइंट है, वो उस पर आया और वो, है ना। पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम दे, कई बार बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव देता है किसी बड़े स्कैंडल में, पर उसमें बाकी प्लैनेट्स को देखना पड़ेगा वो कैसे बैठे हैं। किसी बड़े स्कैंडल में आपको फंसा सकता है, कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट आता है, कोई ऑपरेशन होता है वो निकल जाता है, फाइनेंशियल ट्रबल्स आ जाती हैं, सडनली राजा से रंग से राजा की स्थिति। मगर मैंने कहा कि किस हद तक इफेक्ट करेगा, इसको आपको अलग अलग कुंडली के विषय पर देखना पड़ेगा और उसमें दशाओं को अच्छे से समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर बार तो सप्तमेश की दशा आपको मार नहीं सकती, सप्तमेश की दशा नहीं है, आपको विवाह भी देना है। जी द्वितीयेश की दशा आ गई, द्वितीयेश की दशा आ गई मार्ग, द्वितीयेश की दशा कुटुंब में वृद्धि की दशा है, द्वितीयेश लक्ष्मी स्थान है, द्वितीयेश नियम का स्थान है, द्वितीयेश आपका आहार है, ये सारी चीजें द्वितीयेश है जी। मगर जब समय आता है तो ये द्वितीयेश मार्ग का काम भी करता है, मगर ये हर समय नहीं करता। उस समय गोचर क्या है, दशा क्या है, युति क्या है, वो सब समझनी पड़ेगी। और क्या द्वितीयेश पूर्ण मारकत्व लिए बैठा है। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, वृषभ लग्न की कुंडली है ना, तो बुध जो है, क्योंकि जमिनाय जो साइन है, मिथुन जो है वो दूसरे भाव में आ रहा है, तो आप कहेंगे बुध मारकत्व लिए मार्केश हो गया, मगर उसकी दूसरी लॉर्डशिप देखें आप, वृषभ लग्न की कुंडली के लिए दूसरी लॉर्डशिप जो है वो पंचम भाव की है, तो लक्ष्मी स्थानों की ओनरशिप हो गई बुध की, द्वितीयेश की भी और पंचम भाव की भी। तो ये कोई प्रबल मारक ग्रह नहीं है। वृषभ लग्न की कुंडली के लिए बुध एक प्रबल मारक नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी स्थानों का ओनरशिप है। सेकंड ओनरशिप भी देखिए, है ना। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली के लिए द्वितीयेश और सप्तमेश एक ही ग्रह है, यानी कि शुक्र, तो ये मारकत्व का जोर लिया आएगा, मतलब ऐसे नहीं तो ऐसे, मगर और प्लैनेट्स को और इंडिविजुअल कुंडली को समझना पड़ेगा। बट दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। अब इसमें मैं एक थर्ड एग्जांपल भी देती हूँ आपको जी।
कैप्रिकॉर्न लग्न का चार्ट देखिए, द्वितीयेश भी शनि है मगर लग्नेश भी शनि है। अच्छा, द्वितीयेश भी शनि है और लग्नेश भी। तो आप लग्नेश को मारक नहीं बताएंगे, वहां पर उसमें कमी आएगी थोड़ी जी। मगर अगर ये क्रूर ग्रहों से दृष्ट है, उनके साथ बैठे हैं, उनकी युति है, किसी ऐसे नक्षत्रों में है, है ना, तो फिर ये जो विस्फोट की स्थिति है ना, इसको समझना पड़ता है। कई लोग हैं वो बिल्कुल जैसे कहते हैं बहुत मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि इसमें सेंसिटिव पॉइंट्स आते हैं। फिर 22nd दृष्टिकोण को हम बड़ी केयरफुली समझते हैं इस बात को, है ना। मगर 22nd दृष्टिकोण मैंने कहा ना, वो पॉइंट जो 8वें भाव का पहला 0 to 10 डिग्रीज लगना है, तो उसको हम 8वें भाव में लगाएंगे। देन डिपेंडिंग ऑन दैट राशि उसको हम डिग्रीज पे लगाएंगे। अगर तो 0 to 10 डिग्रीज है तो वो वहीं रह जाएगा, दृष्टिकोण वहीं 8वें भाव पे रह जाएगा। 10 to 20 डिग्रीज है, द्वादश भाव में चला जाएगा। 20 to 30 डिग्रीज है तो चौथे भाव में आ जाएगा, क्योंकि दृष्टिकोण 10-10 डिग्री का होता है। पूरे जोडियाक में 36 प्रकार के दृष्टिकोण है जी। जैसे नवांश, ये बहुत टेक्निकल है मगर जो समझते हैं वो जानेंगे। जैसे जो नवांश है वो 108 नवांश है 360 डिग्रीज में। जो द्वादशांश है वो 144 द्वादशांश है जी। मगर इसमें ट्रबलसम कौन सा है? 85th द्वादशांश, 64th नवांश एंड 22nd दृष्टिकोण। मैम, अगर किसी का लग्नेश मजबूत हो तो क्या उसके मार्केश के इम्पैक्ट में कमी आती है? देखिए, अगर लग्न का स्वामी लग्नेश मजबूत है तो आप, मैं ये नहीं कहूँगी, उस मार्केश को भी देखना पड़ेगा। मगर जिसका लग्न मजबूत है उसकी आयु या उसका रोबस्ट जो है फिजिकल हेल्थ, वो तो हमें दिख ही रहा है ना जी। तो आप ये कहें कि पहली मार्केश की दशा आएगी तो उसको नहीं लेकर जाएगी, क्योंकि अभी लग्न बलिष्ठ है, वो अभी जीवन दिखा रहा है। तो उसमें आयु और लॉन्जिविटी जिसे हम कहते हैं उसको भी समझना पड़ेगा। हर बार दूसरे की दशा आती है, आप कई बार दूसरे की दशा आने में आप बहुत प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं, कोई इनहेरिटेंस आई है और आप उसको इन्वेस्ट करते हैं द्वितीयेश की दशा में। सप्तमेश की दशा भी आपको विवाह करा के ले, हर बार सप्तम नहीं मारता है। अब जैसे कि आपको मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके ऑडियंस के साथ शेयर करती हूँ। दारा कारक भी मारक का काम करता है। अब दारा कारक जो है जैमिनी ज्योतिष में, पर दारा कारक अब विवाह भी कराएगा और उसमें मारकत्व का भी वो है गुण बैठा हुआ है, बीज बैठा है उसमें मारकत्व का। अब दारा कारक जरूरी नहीं है 7th लॉर्ड हो जी, पर दारा कारक को कौन देख रहा है, उसकी कैसे दशा आ रही है, उससे लग्न पद कहाँ है, इसलिए बहुत फाइन पॉइंट्स हैं। बट हाँ, क्योंकि हम मार्केश की बात करें तो हम ये समझते हैं कि ये ब्रॉडली ऐसे इसको देखा जाता है। मैम, जैसे मैलेफिक जो ग्रह होते हैं, जैसे हम बात कर ले केतु की, राहु की या शनिदेव की, ये जब मार्केश द्वितीय और सप्तम भाव से इनका एक संबंध बनता है तब क्या और ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो जाता है? देखिए, अब ऐसा नहीं कि द्वितीय और सप्तम सिर्फ मारते हैं। जैसे मैंने कहा, द्वितीय आपका आहार भी है, आहार में कमी देगा, नियमित जीवन में कमी दे देगा। आप रूटीन नहीं फॉलो करेंगे, द्वितीय पे इतना नेगेटिव इफेक्ट आ गया। मगर द्वितीय जब बहुत ज़्यादा मैलेफिक इन्फ्लुएंस में होता है या द्वितीयेश मैलेफिक इन्फ्लुएंस में होता है, अब कई बार दोनों ही मारक ग्रह मिल जाते हैं। अब मान लीजिए कि सप्तमेश जो है वो द्वितीय भाव में चला गया द्वितीयेश के साथ, मैरिज में प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार ये डिवोर्स दिखा देता है। अच्छा, तो संबंधों में भी इफेक्ट पड़ता है। सप्तम से अष्टम, सप्तमेश अपने से अष्टम में गया अष्टमेश के साथ, तो ये आपको नहीं प्रॉब्लम आई मगर आपकी मैरिज में प्रॉब्लम दे देती है। अब सप्तमी क्यों हम कहते हैं? किसी भी भाव से जो उसका द्वादश भाव है वो उस भाव का व्यय यानी कि एक्सपेंस है जी। तो अगर हम अष्टम को लॉन्जिविटी और आयु के लिए देखते हैं तो उससे जो द्वादश भाव है यानी कि सप्तम, उस आयु का व्यय यानी कि एक्सपेंस हो गया जी। इसलिए ये मारकत्व भी एक पॉइंट है, क्लासिकल पॉइंट का एक वन एक्सप्लेनेशन है। वैसे ही तृतीयेश क्यों? अष्टम से अष्टमेश है तृतीयेश, तृतीयेश से द्वादश द्वितीयेश जी। ये भी एक पॉइंट आता है। पर मैंने आपको कहा दारा कारक को भी, दारा कारक और ज्ञाति कारक अगर ये विवाह कराते हैं, वैसे तो दारा कारक और ज्ञाति कारक अगर मिल जाएं तो थोड़ी विवाह में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कई बार आप अपनी फैमिली में सेकंड कजन से विवाह कर रहे होते हैं, कई बार आपका पार्टनर जो है वो दूर से आ रहा होता है, कई बार आप लड़ाई झगड़े करा रहा होता है। मगर अब
लेटर इन लाइफ जब दूसरी बार उन राशियों में उसकी दशा आती है, दूसरी बार विवाह हो चुका, बच्चे हो चुके, तो फिर वो कहता है अब मैंने अपना पहला विवाह का काम कर दिया, अब मारकत्व का काम करता है। ये भी है, मगर बिना बात के भयभीत नहीं होना चाहिए कि वो सप्तमेश की दशा आ गई। देखिए सप्तमेश घर वापसी का भी समय, आप एक फॉरेन कंट्री में हैं जी, है ना, अब कमिंग बैक टू स्क्वायर वन जो है वो भी सप्तमेश दिखाता है, घर वापसी सप्तमेश। हम कहते हैं विदेश आप गए हुए हैं, अब आपका वापसी आगमन जो होना है तो सप्तमेश कराएगा, मतलब वहां पर उसका इम्पोर्टेंस आ जाती है ना। तो इसलिए हर बार नहीं कहना है कि सप्तमेश, इसको वर्गों में समझना पड़ेगा, अलग अलग इसको नक्षत्र भी देखने पड़ेंगे। अब कई बार कोई मैलेफिक्स हैं, मैलेफिक्स सप्तमेश के नक्षत्र में आ गए जी, सप्तमेश का उस वॉलेटाइल पॉइंट पे ट्रांजिट, अब वो कौन से घर में है, उसमें छठा आठवां 12वां लिंक तो नहीं है, तृतीय, वो फिर इसलिए अलग अलग बहुत मिरियड कॉम्बिनेशंस हैं। मैम जैसे आपने बोला कि विदेश से वापसी का भी योग अगर सप्तम भाव करा रहा है, तो क्या विदेश में अगर वो इंसान है उसको वहां पर चैलेंजेस फेस करनी पड़ेगी क्योंकि उसकी कुंडली में मार्केश है? देखिए अब विदेश जब मूवमेंट होती है तो 9, 12 को भी हम देखते हैं, है ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये विदेश ये आगमन हो रहा है या उसी फॉरेन कंट्री में आपके घर आपका चोरी हो रही है, आपको परेशानी हो रही है, ये भी देखना पड़ेगा। अच्छा, कॉम्बिनेशंस अलग अलग है जी। वापसी के लिए भी आपको सिर्फ एक को नहीं, आपको समझना पड़ेगा, है ना। नेटिव लैंड में वापस आने के लिए चतुर्थ भाव की क्या स्थिति हो रही है ये भी हम देखेंगे। चतुर्थ एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है ना, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा। अब इसमें एक्टिविटी सिर्फ लग्न और अष्टम हो रहा है, तो आपको पता है जहाँ रह रहे हो वहीं पर प्रॉब्लम आ रही है। मैम मार्केश में क्या मृत्यु निश्चित है अगर किसी की कुंडली में मार्केश है? नहीं, या फिर कम इफेक्ट दिखा करके भी मार्केश जा सकता है? देखिए पहली बात तो ये कि कई बार ऐसा होता है कि मार्केश आपको मृत्यु देता ही नहीं, आपको परेशानी देता है। जैसे फाइनेंशियल ट्रबल दे दी, आपको मानहानि दे दी, आपको हेल्थ ट्रबल दे दी, रिलेशनशिप्स खराब करा दिए, ऐसा, और सडनली आपको ऐसा दे दिया। मगर हर समय तो वो ये भी नहीं देता, क्योंकि यही मार्केश मैंने कहा कुटुंब में वृद्धि का कारण बनते हैं। आपके बेटे का विवाह हुआ, कुटुंब में वृद्धि हुई, द्वितीयेश एक्टिवेटेड होगा, तो उसने मार्केश का काम नहीं किया, उसने आपके घर में बहू का आवागमन कराया जी, है ना। सप्तमेश पार्टनरशिप, आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सप्तमेश एक्टिवेटेड होगा, सप्तम भाव सप्तमेश एक्टिवेटेड होगा, है ना। इसको हम तो बहुत तरीके से देखते हैं, कारकांश में भी देखते हैं, लग्न में, चंद्रमा से देखते हैं, नक्षत्रों से देखते हैं। कई बार उस नक्षत्र का स्वामी जिसमें सप्तमेश गया है वो स्वामी की दशा में सप्तमेश के फल आपको मिलने लगते हैं जी, क्योंकि ये उस ग्रह के नक्षत्र में बैठ के उस ग्रह को अपनी पावर प्रदान करता है जी। ये भी हमें समझना पड़ेगा। मैम हम बात कर रहे थे अशुभ ग्रहों की, तो जो शुभ ग्रह होते हैं ये जब मार्केश के साथ में मिलते हैं या इनकी दृष्टिपात वहाँ पर होती है दूसरे भाव में, 7वें भाव में, तब क्या ये भी अशुभ फल देते हैं? देखिए शुभ ग्रह जो है, जैसे कि आप मीन लग्न की कुंडली लीजिए जी, बृहस्पति शुभ ग्रह लग्नेश है और दशमेश भी है, और यहाँ शुक्र जो है वो तृतीयेश और अष्टमेश है जी, है ना। तो अब जुपिटर वीनस की दशा में वैसे ही आपके ही पॉडकास्ट पे पहले बता चुकी हूँ कि बृहस्पति शुक्र की दशा जो है वो द्वंद्व क्रिएट करती है और प्रॉब्लमैटिक होती है। अब इस लग्न के चार्ट को अगर आप देखें तो लग्नेश और अष्टमेश की दशा लग गई, दोनों ही शुभ ग्रह हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम देंगे जी, चाहे जुपिटर वीनस हो चाहे वीनस जुपिटर हो, है ना। तो ये कहना कि शुभ ग्रह आपको कभी नहीं मारता, ऐसा नहीं होता। शुभ ग्रह आपको बहुत बार मार रहे होते हैं, इनमें मारकत्व आ जाता है। इसलिए कहना कि बृहस्पति तो कभी आपकी मृत्यु नहीं दे सकता, सिर्फ शनि दे सकता है। तुला लग्न की कुंडली के लिए शनि वैसे देखा जाए तो योग कारक ग्रह है। योग कारक कैसे? एक विष्णु स्थान, एक लक्ष्मी स्थान का आधिपत्य है, एक केंद्र और एक त्रिकोण का आधिपत्य। तो शनि जो है वो अच्छा ही काम करके जाता है जी इस कुंडली के लिए। अब कर्क लग्न की कुंडली है, आप कहेंगे कि इसमें कैसे तो मंगल योग कारक ग्रह है कर्क लग्न की कुंडली के लिए, है ना, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। तो अब कहाँ बैठा है, मगर फिर भी अपने योग कारक होने का फल तो देगा, चाहे एक मैलेफिक प्लैनेट है। तो मैंने आपको यहाँ 2 मैलेफिक्स का योग कारक होने का
योग आपके सामने दिखा दिया कि लिब्रा तुला लग्न के लिए शनि योग कारक है और इधर कर्क लग्न या कैंसर लग्न की कुंडली के लिए मंगल योग कारक ग्रह है। तो ये दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, मगर इन दोनों कुंडलियों के लिए तो योग कारक है, तो योग कारक होने का फल भी तो देंगे ना। तो अब ऐसे ही अनेकानेक प्रकार की कुंडलियां, अब आप वृषभ लग्न की कुंडली देखें तो वही हो गया जैसे बृहस्पति, मैंने मीन लग्न की कुंडली बताई। अब वृषभ लग्न की कुंडली देखें तो शुक्र लग्नेश है और बृहस्पति धनु जो है वो अष्टम भाव में आ रहा है। जब इन दोनों की परस्पर दशा आएगी तो बहुत परेशानी देगी, दोनों शुभ ग्रह हैं। तो मैम ऐसा कहा जाता है कि जैसे शुक्र अगर दूसरे या सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है तो मार्केश के इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, ये क्या है? अब जैसे मैंने आपसे कहा कि मेष लग्न की कुंडली के लिए शुक्र जो है वही द्वितीयेश है और वही सप्तमेश है जी। अब मारकत्व का भाव तो पकड़ लिया है ना। अब शुक्र को देखना पड़ेगा, यहाँ पे शुक्र कैसा बैठा है जी। इन सप्तम और द्वितीय भावों में प्लैनेट्स कौन से बैठे हैं जी। ये जरूरी नहीं है कि मेष लग्न की कुंडली के लिए शुक्र की दशा ही या शुक्र का अंतर प्रत्यंतर ही उसे मारेगा जी। इसमें जैसा कि मैंने कहा, आपको लग्न की डिग्री को अष्टम पे लगाएं, फिर उसको आगे चलाएं, दृष्टिकोण देखें, नवांश देखें, 64th नवांश देखें, 22nd दृष्टिकोण देखें जी। और जिनको ये नहीं कैलकुलेट करना वो सिंपली दृष्टिकोण की कुंडली देखें, उसमें 8वां भाव देखें। वो उनका, अगर आपने D3 चार्ट बनाया और उसमें जो 8वां भाव है उसका जो स्वामी है वो 22nd दृष्टिकोण का स्वामी है जी। नवांश में, ये मैं सीख भी जाएंगे लोग, नवांश में आपका चंद्रमा जहां बैठा है, नवांश में D9 में आपका चंद्रमा जहां बैठा है उससे जो चौथा भाव है उसका जो स्वामी है वो 64th नवांश का स्वामी है जी। तो ये हमें ऐसे भी इसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली में आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि शुक्र को समझना पड़ेगा, मगर हाँ शुक्र के पास मारकत्व है और पूर्ण है, मगर बाकी पता लगा 8वें में कोई और ही बैठा और काम वो कर गया, तो दशा में देखना पड़ेगा, वर्गों में देखना पड़ेगा, मैलेफिक कौन है उसको समझना पड़ेगा, लग्न के खिलाफ कौन जा रहा है जी, है ना। मैम ये जो मार्केश होता है, आपने कहा सभी की कुंडली में होता है, सभी जो आया है वो जाएगा जी। परमानेंट वीजा पे कोई भी नहीं है जी। तो मैम ये क्या हमारे प्रारब्ध में लिख के आता है? हाँ, आप देखिए, जैसे मैं कई बार लोगों को कहती हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि देखिए जीवन में क्या चल रहा है हम खुद डिसाइड करेंगे, हमारे फ्री विल है, हम सब कुछ खुद कर लेंगे। देखिए फ्री विल है, क्योंकि अगर फ्री विल नहीं होती तो ह्यूमन लाइफ का कोई मेरिट नहीं है। देयर इज नो एंडेवर टू, अगर कोई एंडेवर ही नहीं है कि जी मैं बदल नहीं सकता कुछ भी, तो फिर फेटलिस्टिक हो जाएंगे आप। और द डिसर्नमेंट या डिस्क्रिमिनेशन या अच्छा करना, मुझे सही रहना है, अब सही आप प्रारब्ध के वशीभूत कर रहे हैं या क्रियामान कर्म आगामी कर्म के वशीभूत कर रहे हैं, ये कोई नहीं जानता। गहनो कर्मणा गति, है ना। अब इन बातों को समझना ये अपने आप में एक बड़ा गहन विषय है, मगर आप कहते हैं कि जीवन में मैं क्या कर रहा हूँ ये मेरे हाथ में है, मैं अपना एम्बिशन डिसाइड करूंगा, सब कुछ डिसाइड करूंगा। कहाँ से आए हैं आपके हाथ में नहीं है, आप किस गर्भ से जन्म ले रहे हैं आपको नहीं पता, क्या उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, क्या आपको बचपन में मिलेगा, क्योंकि आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आपके एकेडमिक को डिफाइन कर देगा। आप राजा के घर में पैदा हो सकते हैं, आप चपरासी के घर में पैदा हो सकते हैं, वो आपके आने वाले जीवन को डिसाइड कर देगा। कई बच्चे पैदा होते हैं, वो पैदा होते ही उनके पास माँ बाप इतने अमीर होते हैं, उनके पास इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, दे हैव अ सिल्वर स्पून इन देयर माउथ। कोई बच्चा पैदा होता है वो खुद ही चाय की दुकान पे काम कर रहा होता है, क्या फर्क है दोनों में? को ना उसने अभी कुछ प्रारब्ध के कोई क्रियामान कर्म उसका अभी कोई नहीं, कि वो तो अभी बस खा पी के अभी बच्चा बड़ा ही हुआ है। क्या डिफरेंस आया दोनों में? उन्होंने इतना क्या डिफरेंस क्रिएट कर लिया, है ना। एक राजा के घर में दोनों के 4 साल के जीवन में उन्होंने क्या क्रियामान कर्म कर लिया? कुछ भी नहीं। तो आप कहाँ पैदा हो रहे हैं, क्या किस गर्भ से पैदा हो रहे हैं, आपके हाथ में नहीं। आप कहाँ, आपका रंध्र है, कहाँ मृत्यु हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, आपके हाथ में नहीं। तो अगर ये कपड़ा है और इसके ये दोनों सिरे आपके हाथ में नहीं, आप कहते हैं बीच का सब आपके हाथ में है, इससे ज्यादा फूलहार्डी और क्या हो सकती है सोच। तो प्रारब्ध को तो समझना पड़ेगा, और मगर
प्रारब्ध से डरना नहीं है, प्रारब्ध के कारण ही ये शरीर आपने धारण किया है ना। जिस दिन प्रारब्ध शेष हो जाएगा, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, बहाना चाहे कोई भी बने। प्रारब्ध के कारण ये शरीर ने इतनी अवस्था प्राप्त करी है। आप प्रारब्ध को अगर रोते हैं कि ये मेरा प्रारब्ध था, तो ये जानिए कि जीवन, सांसें आ रही हैं प्रारब्ध के कारण। जिस दिन आपका लेजर इस बार का बंद हो गया, आप 2 सेकंड नहीं रह सकते, शरीर शांत हो जाएगा आपका, प्रारब्ध खत्म। आप चल ही क्यों रहे हैं? द पॉटर्स व्हील हैज बीन सेट इनटू मोशन, उसका मोमेंटम है, वो चल रहा है। प्रारब्ध काटना तो पड़ेगा, मगर जब तक वो चल रहा है आप जीवित तो हैं। अब आप कहें भाई प्रारब्ध को आप, पर प्रारब्ध के वशीभूत आपका प्राण अभी चल रहा है, बिकॉज यू हैव टू एग्जॉस्ट द प्रारब्ध कर्म, कुछ सफर इट और एंजॉय इट टू एग्जॉस्ट इट, तभी डिसॉल्व होगा, तभी डिसॉल्व होगा, है ना। उसका डिसोल्यूशन ही नहीं है। यू हैव टू ईदर सफर इट और एंजॉय इट, और इट हैज टू बी ट्रांसफर्ड। जैसे कर्म जो होता है वो बट जाता है। आप, मैं बड़ी बार कहती हूँ, आपकी कोई निंदा करता है, ऐसे बहुत सारे गुट बन जाता है, वो आपकी निंदा करते हैं, अपनी जुबान चलाते हैं। अग्नि का तत्व है जिह्वा में, वो जुबान चलाते हैं। आपके पुराने कोई खराब कर्म है, उनको वो खुद ही काटती है, उनकी जिह्वा। वो खुद उसको अपने ऊपर ले लेते हैं। कोई बुराई कर रहा है तो सारे पाप कर्म, हाँ, आप उनको प्रमोट ही करें, बल्कि मैं कहती हूँ आप बुराई करें, करते रहिए और थोड़े से गुट बनाइए, मेरे 2-4 और भारी कर्म थे, ले जाइए। कर्म बढ़ जाता है। आपसे कोई गलती हुई है, कोई कर्म है आपका, आपके वो जो निंदक हैं आपके कर्म को ले जाएंगे, अब वो खुद ही उसको डाइजेस्ट करेंगे। तो निंदा जो है ना, बड़ा भारी कर्म है। इंजॉयमेंट लोगों को बहुत हो रही है ऐसा करने में जी। और मैं आपको बताऊं, अच्छे अच्छे लोग जो ये कहते हैं कि कर्म ऐसा है, कर्म वैसा है, कर्म में हम बिलीव करते हैं, वो जाके गुटबंदी करते हैं और आपकी बुराइयां करते हैं, और फिर वो आपके कर्म को, उन्हीं को चबाना भी पड़ेगा और डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा, और उसके अवशेष जो उनके शरीर में रह जाए वो जाने। इसलिए निंदा भी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। मैम, हम फाइनेंशियल लॉसेस की बात कर रहे थे, 8वें घर की भी हमने बात की, तो जिसकी कुंडली में मार्केश का योग है, क्या उसको अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को लेकर के सतर्क रहना चाहिए, इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जैसे कि अगर वृषभ लग्न की कुंडली है और मिथुन द्वितीय भाव में है और कन्या जो है पंचम भाव में, यानी कि बुध जो है लक्ष्मी स्थानों का ओनरशिप है फॉर टॉरस लग्न, तो ऐसे समय में तो जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए जब द्वितीय भाव की दशा आ जाए तो। अच्छा, बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए। आप द्वितीय भाव की दशा आपको इन्वेस्ट कराएगी, आपको कैपिटल एसेट्स का गेन देगी। आपको ये नहीं कहना है कि मुझे द्वितीय भाव की दशा आई तो मैं नहीं करूँगा, वो आपसे करवा ही लेगी। द्वितीय का अष्टम से जब लिंक आता है तो आप देखिए जमा पूंजी का व्यय हो जाता है कितनी बार। ऐसा नहीं कि द्वितीय का वो लग्न में जाएगा तो ही व्यय होगा, द्वितीय रंध्र में चला गया द्वितीयेश, तो आपको सडन लॉसेस होते हैं कई बार। हाँ, अब कई बार एक्सचेंजेस होते हैं, द्वितीय और अष्टम भाव में द्वितीयेश और अष्टमेश का एक्सचेंज हो जाए, आप देखेंगे ये कुटुंब में भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और ये सडन लॉसेस देते हैं। ऐसे जब दशा आती है, एक्सचेंजेस इंक्लूडेड, तब आपको उसको समझना पड़ेगा। ऐसे प्लेन ब्लैंकेट अप्रूवल दे दें अगर हम कि द्वितीयेश की दशा में इन्वेस्ट नहीं करना, तो ये बहुत ही गलत डिसीजन हो जाएगी। द्वितीयेश तो आपको फायदा भी देने वाला है। तो इस केस में फिर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह वो उनसे ज़्यादा करवाता है या द्वितीयेश की जब भी दशा आएगी, अगर वो शुभ दृष्ट है जी, है ना, अब द्वितीयेश चतुर्थ भाव में बैठा है तो आपको कहीं प्रॉपर्टी के गेन्स भी दिलाता है जी। ऐसा भी होता है। द्वितीयेश एकादशेश में चला जाए, आप देखेंगे ऐसे लोगों के पास एकादशेश द्वितीय भाव में चला जाए, द्वितीयेश एकादश भाव में चला जाए, बहुत गेन्स, देयर इज गुड मनी, देयर इज स्टेबिलिटी इन फाइनेंसेस। अब ऐसे द्वितीयेश की अगर दशा आ जाए, आपको सडनली पैसा बहुत आता है। मैम, जो करियर होता है, करियर पे मार्केश क्या इम्पैक्ट डालता है इंसान के? करियर पे द्वितीय और सप्तम इतना नहीं, मगर पंचमेश का करियर पे इफेक्ट आता है। पंचमेश पंचम भाव में बैठा प्लैनेट, क्यों? क्योंकि दशम भाव से अष्टम है पंचम भाव। पंचमेश की दशा आपके करियर में चेंज ले आती है। अब खैर ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं। अष्टमेश अगर दशम भाव में चला गया, दशम भाव दशमेश अष्टम में चला गया, इनकी दशा आ गई, करियर में स्टॉपेज आ जाता है, ब्रेक लग जाती है। ये मार्केश लग्न के लिए है,
व्यय, क्योंकि लग्न की आयु हमने कहा अष्टम, और फिर हमने ऐसे व्यय देखा अष्टम से अष्टम तृतीय, तो दशम का अष्टम जो है वो पंचम भाव है जी। और दशम को तीसरे भाव से भी प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि दशम के लिए षष्टेश छठा भाव, अगर आप देखें कि थर्ड और फिफ्थ लॉर्ड की दशा आ रही है तो करियर में चेंजेस आ जाते हैं। अच्छा, थर्ड और फिफ्थ लॉर्ड, अब इसमें थर्ड और एट्थ का भी अगर कनेक्शन बने, खैर वो तो लग्न को भी प्रभावित करता है, मगर थर्ड और एट्थ भी टेंथ को प्रभावित करता है। मगर थर्ड और फिफ्थ तो बहुत क्लियरली एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। थर्ड और फिफ्थ में लोग कहते हैं ये नौकरी कैसे कैसे बदल रही है, कैसे चेंज हो रही है, मगर होता है। मगर कई बार ये बिल्कुल ऐसे सिंपली क्लियर नहीं होता, इसमें नक्षत्र समझने पड़ते हैं। मैम, मार्केश और आयु निर्धारण का आपस में किस तरह से संबंध होता है? देखिए, आयु निर्धारण के लिए हमें बहुत सी चीज़ें हैं। हमें अष्टक वर्ग भी समझना पड़ता है, हमें अष्टम भाव, लग्नेश, तृतीय भाव, इन सबको समझना पड़ता है। और लॉन्जिविटी के कुछ बड़े ऐसे सीक्रेट पॉइंट्स हैं जिनको समझना पड़ता है, ठीक है। और जिसमें ऑफ कोर्स दृष्टिकोण भी हम देखेंगे, द्वादशांश भी हम देखेंगे, ये हम सब पॉइंट्स देखते हैं। मगर मारकत्व आके हर बार आपको मारेगा नहीं, मारकत्व आपको चोट देगा जी। अब वो चोट किसी भी प्रकार की चोट है ना, मगर मैंने कहा मार्केश को समझना पड़ेगा, है ना। अब वो आपको चोट देगा, मगर आपकी लॉन्जिविटी कितनी है, स्पैन ऑफ लाइफ हम निर्धारित करते हैं। अब कई चार्ट्स में कॉम्बिनेशंस होते हैं अल्पायु के, मीडियम, है ना, एंड लॉन्ग लाइफ के कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब जिसका कॉम्बिनेशन ही लॉन्ग लाइफ का है उसमें मारकत्व आएंगे, थोड़ा सा उतार चढ़ाव कराएंगे, निकल लेंगे कॉम्बिनेशन। क्योंकि ये अब बड़ा सारा आपने इसमें बहुत सारी चीजें हम चेक करते हैं, है ना, षडबल चेक करते हैं, अष्टक वर्ग बिंदु चेक करते हैं, बहुत सारी चीजें चेक करते हैं। तो हम एक निर्धारण करते हैं इस बात का कि कितना स्पैन लगता है इस चार्ट का। अब उस स्पैन के बाद फिर हम दशा देखते हैं जी। वो दशा जो इस व्यक्ति को लास्ट मतलब पॉइंट पर गुड बाय वाली जो दशा है वो कब आ रही है। अब कई बार वो लेट ही आ रही होती है। अब जब उसका स्पैन ही लंबा है तो वो उस फेज में जो स्पैन है, अब जैसे 5-7 साल का वो स्पैन है, उसमें वो दशा कब आती है, उससे हम टाइमिंग फाइनलाइज करते हैं उसका, है ना। मगर कई बार आपको मैं बताऊं कितने चार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको लग रहा है ये काम हो रहा है, मगर फिर भी थोड़ी एक्सटेंशन, क्यों? क्योंकि उसमें मृत्यु तुल्य कष्ट आता है, व्यक्ति थोड़ा आगे चला जाता है। मगर जब लाइफ स्पैन ही व्यक्ति का लंबा है तो आप द्वितीय सप्तम उसको मारने नहीं वाले, क्योंकि द्वितीय सप्तम तो कितनी बार आ जाएंगे तब तक। मैम, एंग्जाइटी, मेंटल स्ट्रेस, ये जो मेंटल रिलेटेड इश्यूज होते हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, क्या ये भी मार्केश की वजह से होते हैं? देखिए, मेंटल एंग्जाइटी और मेंटल प्रॉब्लम्स तो चंद्रमा पे क्रूर ग्रहों की दृष्टि से हो जाते हैं, उसका कोई लिंक नहीं आता इन चीज़ों से। कई बार जब मार्केश की भी दशा आ रही है और आप देख रहे हैं अष्टम के भावों की दशा आ रही है, चंद्रमा भी पीड़ा में आ रहा है, अब इसमें लग्न का लिंक है या नहीं तो आपको देखना पड़ेगा। कई बार 8th का लिंक आ रहा है, कॉन्स्पिरेसीज एंड स्कैंडल्स, अब इसका क्या 10th से लिंक आया तो ये वर्क फ्रंट पे हो सकता है। तो आप ये देख सकते हैं कि कई बार आपको कलंकित करा जाता है, मार्केश आपको कलंकित भी करते हैं। अब चंद्रमा कितना इफेक्ट हुआ देखना पड़ेगा, है ना। ये सिर्फ मेंटल ही प्रॉब्लम रहेगी, इसको समझना पड़ेगा। ये किस प्रकार की हरासमेंट है, या ये सिर्फ हरासमेंट है। कई बार आपको एंजाइटी हो रही है बिकॉज समबडी इज हरासिंग यू, देन डू यू नीड टू गो टू द इंस्टीट्यूशंस और गो टू द पुलिस टू फिगर इट आउट। बट मैं ये हमेशा कहती हूँ कि आप अपना कार्य करते रहें। समय आता है, खराब आता है और सभी के लिए आता है। देखिए, शनि मंगल सबके बैठे हैं, हमारे भी बैठे हैं, सभी का समय। मगर जब तप और दान से मिटना, घटना, उठना, मिटना मतलब अदृढ़ प्रारब्ध है तो मिट ही जाएगा, दृढ़ मतलब थोड़ा मजबूत प्रारब्ध है, कहता है मुझे अपना इम्पैक्ट छोड़ना है, इम्प्रिंट छोड़ना है, तो वो थोड़ा घट जाएगा जी। उठना, आपका इतना जब तप है, तूफान आ रहे हैं, आपको एसी मिला हुआ है, आप उसके नाम में, आप हेलीकॉप्टर में हैं, आप थोड़ी ऊंची स्थिति है, तो फिर आता है, दर्द होगा, मगर आप समर्पण भाव से निकल लेंगे उसमें से बाहर। ये प्रक्रिया तो है। मैम, अगर जैसे किसी के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी हो रही है और मार्केश उसकी कुंडली में है,
तो उसकी वजह से उसको इस तरह के इश्यूज देखने पड़ेंगे, और क्या ये सिचुएशन और ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी, यानी कि मेंटली स्ट्रेस्ड होने की वजह से, उस कॉन्स्पिरेसी या इनफेमस होने की वजह से इंसान मृत्यु को भी पा सकता है? ये ऐसा तो भी होता दशा है? देखनी पड़ेगी क्या चल रही है। आप ये नहीं कह सकते कि एक मार्क का आया, आपको ऑफिस में प्रॉब्लम हो रही है, आप मृत्यु हो जाएंगे, तो इससे तो लोग डर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अब वो मृत्यु का स्पैन जो है वो लॉन्ग लाइफ का बच्चा है, जी। लॉन्ग लाइफ का व्यक्ति है, कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी आवाज होगी, दशा ठीक हुई नहीं, प्रॉब्लम बाहर, कुछ भी नहीं होगा। मैम, अगर किसी की कुंडली में मार्केश की दशा चल रही है तो क्या अनिवार्य रूप से उसकी लाइफ में कष्ट ही आना है या पॉजिटिव भी आएगा? देखिए, मार्केश कैसा है, पॉजिटिव बैठा है, कभी कभार तो विवाह कराता है। जी। मैंने आपको कहा आपको विवाह करा के देगा ये, तो है ना। तो इसमें और देखिए 7th जो है वो 10th से 10th है। जी। आपको कई बार एग्जॉल्टेड 7th की दशा में आपको विख्यात होने का योग उठता है, विख्यात हो जाने का। अच्छा, फेमस हो जाता है। हाँ, क्योंकि परसेप्शन, वैसे तो एकादशेश भी ये कराएगा, एकादश भाव में बैठा प्लैनेट ये कराएगा, पंचमेश भी कराएगा, मगर सप्तमेश जो है वो परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड अबाउट यू है। बट सप्तमेश इज ऑल्सो 10th फ्रॉम 10th, जी। भावत भावम, दशम भाव से दशम एग्जॉल्टेड होता है, तो आपको अच्छा स्पाउस तो मिल ही सकता है, मगर आपको ख्याति भी प्रदान करता है, तो 7th ख्याति भी प्रदान करेगा, है ना। जी। मैम, अगर द्वितीय भाव शादी करा रहा है तो क्या मार्केश कुंडली में है इसलिए उनकी शादी में, संबंधों में प्रॉब्लम्स आएंगी? ऐसा नहीं, मतलब मैं ये कहूँगी कि मार्केश हर समय मार्केश का रोल नहीं अदा करेगा। वो कभी विवाह कराएगा, कभी कुटुंब में वृद्धि कराएगा, और फिर एन मौके पे जब आपका लॉन्जिविटी का स्पैन भी कम हो रहा होगा तब अपना मार्कत्व का योग दिखाएगा, मगर ऑल अदर थिंग्स टू बी लुक्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो मतलब पॉजिटिव इफेक्ट्स भी दिख सकते हैं मार्केश के। मार्केश सिर्फ मार्केश नहीं है, वो कुटुंब स्थान का स्वामी भी है जी। वो सप्तमेश भी है, विवाह तो अक्सर सप्तमेश की दशा में होता है। जी। मैम, ऐसे कौन से ग्रह हैं जो मार्केश को और ज़्यादा प्रबल कर देते हैं? अब 22वें दृष्टिकोण का स्वामी प्रबल मार्केश के साथ बैठ जाए और उस पर हो जाए राहु केतु की दृष्टि, जी। मतलब राहु केतु अक्स में आ गए, है ना, और उनका लिंक भी आ जाए अष्टम भाव से, वर्गों में भी उनको देखना पड़ेगा, प्रबल मार्केश हो जाएंगे। अब जैसा कि मैंने कहा 6ठे 8वें की युति है, और इसमें जो अष्टमेश है वही 22वें दृष्टिकोण का स्वामी है। दोनों ये युति जो है 6ठे और 8वें की अष्टम भाव में बन रही है। लग्नेश को आप इसके ऊपर बिठा दो जरा, जाके विस्फोट करेगा। तो अब उसकी दशा भी आनी चाहिए। दशा नहीं आई, सिर्फ ट्रांजिट में आए तो थोड़ा इफेक्ट आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। दशा आएगा तो फिर पूर्ण इफेक्ट आएगा। तो गोचर अगर हो रहा है तो गोचर इतना इफेक्ट नहीं डालेगा। गोचर आपने कुरियर किया है ना, आपने कुरियर किया, कुरियर इज द कुरियर करना है दशा जी। डिलीवरी बॉय इज ट्रांजिट। अब जब तक दशा प्रॉमिस को सेट नहीं करेगी, डिलीवरी बॉय कुछ नहीं कर सकता, सेलेस्टियल डिलीवरी एजेंट। बट द दशा हैज डिफाइंड द फ्रूट। इफ द दशा डज नॉट डिफाइन कि आपके जाने का समय है, तो गोचर आपको मार नहीं सकता। गोचर वही डिलीवर करेगा जो पार्सल आपके नाम पर लिखा गया है। अगर पार्सल आपके नाम पर लिखा ही नहीं गया है तो गोचर आएगा, दरवाजा खटखटाएगा और चला जाएगा, क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है आपको। जी। तो दशा का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर दशा इज इम्पोर्टेंट, गोचर इज सबसर्विएंट टू दशा। मैम, मार्केश की दशा आने में कौन से ऐसे संकेत होते हैं जिनसे पता चल सकता है कि मार्केश की दशा आ रही है? ये तो कुंडली बताइए आपको। कई बार ऐसा नहीं है कि संकेत आए, ये जरूरी नहीं है संकेत आए, इट विल बी सडन। और मैंने कहा मार्केश को समझना पड़ेगा, क्या इस बार वो मारने ही आ रहा है या आपका विवाह कराने आ रहा है। जी। मैम, जैसे किसी की कुंडली में अगर मार्केश है, उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्या उनको अपने हेल्थ को लेकर के सतर्क रहना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर सतर्क रहना चाहिए? देखिए, मैं ये कहूँगी कि यू मस्ट ऑलवेज गेट द चार्ट चेक्ड। अगर आपका कोई सही एस्ट्रोलॉजर, सही जो ये गणित जानता है, जिसका डीप अध्ययन है ना, जो ये जानता है, वो आपको ये बता सकता है कि इस समय यू शुड बी रिस्क अवर्स। इस समय रिस्की इन्वेस्टमेंट करने का समय नहीं है। ये गाइडेंस जो है ये आपके लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि कई बार लोग बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या बहुत बड़े किसी क्रूज पे जाते हैं। मैं ये कहती हूँ कि इतना बड़ा
कुछ ऐसा करने से, वैसे तो देखिए होनी को टालना नामुमकिन है। जी। आप कई बार जब ऐसा कुछ करने लगेंगे भी ना तो आपको वो व्यक्ति ही नहीं मिलेगा या आपको कोई गलत एडवाइस दे देगा, क्योंकि सही एडवाइस मिलना भी इज पार्ट ऑफ द डिवाइन स्कीम ऑफ थिंग्स। आपको अच्छा। सही एडवाइस मिली, आपको सही, आप गए पर आपको सही एडवाइस नहीं मिली और फिर आपने वही गलती कर दी और हो गया काम। क्योंकि इतना ये बड़ा ही मतलब जो प्रारब्ध का ये दृढ़ प्रारब्ध को काटना नॉट पॉसिबल। उस समय तो समर्पण करके निकलना है, क्योंकि शरीर आपने धारण ही प्रारब्ध को एग्जॉस्ट करने के लिए किया है जी। और किसी वजह से ये शरीर धारण नहीं हुआ, प्रारब्ध को एग्जॉस्ट करने के लिए। इसलिए मैंने कहा प्रारब्ध को ज्यादा रोए ना, प्रारब्ध के कारण ही श्वास आ रहा है। प्रारब्ध शेष, शरीर शेष। मैम मार्केश, क्या अगर कोई साधना करता है तो मार्केश की दशा थोड़ी मिटिगेट हो सकती है, उसमें कुछ कमी आ सकती है? साधना कर रहा है, सदकर्म कर रहा है। देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि क्रियामान कर्म जो कि आपका इस बार का कर्म है जी। या जिसे हम कहते हैं जो आने वाला अच्छा कर्म है, आगामी कर्म, जी। ये दृढ़ प्रारब्ध को तो नहीं छेड़ सकता। अच्छा। दृढ़ प्रारब्ध को, प्रारब्ध भी 3 प्रकार के हैं। जी। दृढ़ प्रारब्ध को नहीं छेड़ सकता, अदृढ़ प्रारब्ध को खत्म कर सकता है, मिटा ही देगा। कुछ होना था छोटा मोटा, आपको नहीं होगा। दृढ़ जो मीडियम कैटेगरी वाला है उसमें थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग, थोड़ा कमी लाएगा। मगर आप कहें कि मारकत्व के पूरे प्रभाव को मिटिगेट कर दे, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि दृढ़ प्रारब्ध को से गुजरना ही पड़ता है। मैम क्या जो दिव्य संरक्षण होता है, यानी कि अगर किसी को मान लीजिए कि कोई सिद्ध योगी का एक सानिध्य मिला हुआ है, तो क्या उस इंसान के ऊपर मार्केश का असर कम होगा? उसको बचाया जा सकता है दैवी कृपा से? विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं जी कि ये जो इतना फ्लेम, इतना बलगम निकल रहा है, इतना खून की खांसी हो रही है, वह माँ काली जो तुम्हारी गोद में छोटी बच्ची बनके भोजन ग्रहण करती हैं, अगर तुम एक बार कहोगे तो वो ये दर्द ले लेंगी। जी। तुम क्यों इसे बर्दाश्त करते हो? इतनी ये स्थिति मुझसे देखी नहीं जाती। तो रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी से कहते हैं कि अगर मैंने माँ को कहा कि इस बार इसको निकाल दो तो अगली बार मुझे इसे झेलना पड़ेगा, इस बार तो निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्म को झेलना, दृढ़ प्रारब्ध को झेलना ही पड़ता है, इस बार नहीं तो अगली बार। ये रामकृष्ण परमहंस ने कहा, तो आपको आधा जवाब तो मिल ही गया इस बात से। अब गुरु कृपा ऐसी चीज है कि गुरु अपनी, पर ये कोई बहुत सिद्ध गुरु की बात हो रही है, फिर ऐसे ही नहीं, उस गुरु की इतनी अपनी पूजा, आराधना, अर्चना, तपस्या, ऐसी तपस्या है कि आपकी जिंदगी में अपनी तपस्या से आपको बचाए। तो गुरु में मैं कहूँगी गुरु ट्रांसफॉर्मर, पर गुरु बहुत ऊंची, गुरु तत्व जो है, गुरु तत्व बोलती हूँ मैं, गुरु तत्व बहुत ऊंची बात है। अब गुरु तत्व में अगर आए, अपनी तपस्या से आपका कुछ मिटिगेट कर दें, तो फिर एक दैविक कृपा ही होगी, जिन्होंने वो दैविक कृपा जिसने गुरु को ट्रांसफॉर्मर की तरह यूज किया और आपको बचाया। मतलब गुरु तत्व अगर है, गुरु तत्व तो बचा जा सकता है। हाँ, तो मैं कहती हूँ कि गुरु तत्व, तो जैसे हम कहते हैं दत्तात्रेय भगवान जो है ना, उन्हें सदगुरु कहा जाता है, वो गुरुओं के गुरु हैं। जब गुरु भी गलती करते हैं तो दत्तात्रेय भगवान उनको भी समझाते हैं। तो गुरु तत्व जो है वह दत्तात्रेय भगवान है, मतलब वैसे भी गुरु तत्व है, मगर दत्तात्रेय भगवान को सदगुरु कहा जाता है। तो सदगुरु अगर चाहे तो बचा सकते हैं। अब जो भी आपके गुरु हैं, आप हनुमान जी को भी अपना गुरु बना सकते हैं। अब माँ पार्वती ने तो महादेव को अपना गुरु बनाया। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, मतलब आप जीवित गुरु या जो समाधिस्थ भी हो चुके हैं, आप उनको भी गुरु बनाए। तो गुरु कृपा तो होती है, इस बात को नहीं झुटलाया जा सकता। गुरु कृपा ऐसी चीजें कर देती है जो स्वाभाविक, आप कहेंगे ऐसे तो नहीं हो सकता था ये, मगर गुरु कृपा में वो थोड़ा सा एक मिराक्युलस जो एक टच है ना, वो गुरु कृपा में होता है। तो मतलब हमारे कर्मों को या तो हम झेलें या गुरु कृपा से कट जाए, या गुरु झेले। नहीं तो ऐसा करना भी नहीं चाहिए कि गुरु झेले कि या गुरु कृपा से, कभी कभार तो हो सकता है, मगर आप कहें कि अब सभी एक कोई गुरु ढूंढने भाग जाए, ऐसा गुरु मिलता भी नहीं है जी,
है ना, वो भी उस ईश्वर की इच्छा होगी तो ऐसा गुरु आपके सामने आएगा, नहीं तो ऐसा गुरु भी नहीं मिलेगा। जी। और मैं ये कहती हूँ कि गुरु आने से आप ये सोचें कि अब मेरे सब कष्ट कट गए, वो इनके हो गए, ये मेरी इंश्योरेंस है, तो ये बेवकूफ़ी होगी। जी। आप अगर भोगेंगे नहीं तो आपके चित्त की स्थिति उठेगी नहीं, हमारे और वो भगवती ऐसा होने भी नहीं देगी। आपको मन, हृदय कैसा है, हृदय में कितनी शुद्धता है, शुद्धि है, उसके हिसाब से ही गुरु कृपा भी काम करती है। मन मलिन है, ये सोचे कि भैया मेरी इंश्योरेंस है, मेरी इंश्योरेंस है, कभी इंश्योरेंस काम नहीं करती फिर। मैम, जो महामृत्युंजय मंत्र होता है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मार्गेश पर? महामृत्युंजय मंत्र फिजिकल बॉडी को बचाने के लिए एक अच्छा मंत्र है जी। आप कितनी बार ये देखते हैं, और मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर 5 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण, वो 11 ब्राह्मण, 21 ब्राह्मण अगर बैठ जाते हैं और बिल्कुल शुद्धि से और बिल्कुल नियम से महामृत्युंजय आपके लिए पढ़ें। एक तो तरीका आप खुद भी पढ़ेंगे, आपको खुद ही इफेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी फिजिकल एलिमेंट है, आप एक माला महामृत्युंजय की हर रोज कीजिए, आपको फर्क आ जाएगा। अगर बहुत ही सिचुएशन ऐसी है सब, तो भी दृढ़ प्रारब्ध को तो नहीं काट सकते, मगर आपके कष्ट में कमी आएगी। अगर ब्राह्मणों द्वारा ऐसे महामृत्युंजय का जाप किया जाए तो भी आपके कष्ट में कमी आएगी। अगर कष्ट आ गया है तो ये नहीं कि अभी मार्गकेश की दशा आई नहीं और आप ऐसे ही अपने दिमाग में सोचने लगे, वो नहीं मैं कह रही हूँ। तो कष्टों में कमी आ सकती है, लेकिन दृढ़ प्रारब्ध को बर्दाश्त करना पड़ेगा, नहीं तो मृत्यु को टाल दिया जाता। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा हुए हैं, बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, सबको ही जाना पड़ा है, कोई बचा नहीं हुआ। जी मैम, कौन कौन सी रेमेडीज होती हैं जो फॉलो करनी चाहिए अगर किसी की कुंडली में मार्गेश योग है? देखिए, वैसे तो नारायण कवच एक बड़ा ही पावरफुल कवच है जी। शिव कवच एक बड़ा पावरफुल कवच है, दुर्गा कवच पावरफुल कवच है जी। और 3 कवच पढ़िए, एक अपने लिए, एक अपनी फैमिली के लिए, एक अपने राष्ट्र के लिए। 3 कवच पढ़िए। और वैसे भी जितने श्वास लिखे हैं उतने ही आपने भोगने हैं, तो इसमें डरने की भी क्या जरूरत है। आप एक श्वास फालतू नहीं बिताएंगे मृत्यु लोक पे, जितना लिखा है उतना लिखा है, फिर डर के क्यों रहना। फिर तो करेजियसली आपको जीना चाहिए अपनी फिजिकल हेल्थ का। अब आज की जो जनरेशन है, आप माया में बहुत इसके वशीभूत हो जाएंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा। जब एक झटका पड़ेगा आप उसी से तहस नहस हो जाएगा आपका वो खुशी का जीवन। जब आप रियलिटी से इन टच होते हैं, आपको पता है कि चींटी का भी जीवन चलता है, बर्ड का भी जीवन चल रहा है, पक्षी भी अपना चहचहा रहा है, उसका भी आवागमन लिखा है, इसका भी लिखा है, उसका भी लिखा है, तो फिर मैं क्या ऐसा, मेरा भी तो सब निर्धारित है ना, बहुत सारे कॉन्टूर्स और वेरिएबल्स निर्धारित हैं। उसके बीच में रह के मुझे जो बेस्ट मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ वो मैं करूँ। जी, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इतना कुछ जानने को मिला। आज हमने एक ऐसा टॉपिक डिस्कस किया है मार्गेश। मुझे खुद लगा कि मैं कितनी बार पॉडकास्ट करती हूँ, और आज मुझे लगा कि मैंने बहुत सी बातें शेयर की, बहुत से फाइन पॉइंट्स शेयर किए। सो आई थिंक इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू माधवी। इट्स लवली। pleasure is all mine. So I'm feeling very enlightened. मुझे इतना कुछ नया जानने को मिला आपसे, इतना कुछ नया सीखने को मिला, and I'm sure मेरी ऑडियंस भी उतना ही ज़्यादा enlightened फील कर रही है कि इतनी सारी नॉलेज आज उन्हें रिसीव करने को मिली है। So I'm very grateful. Thank you so much. Thank you. अगर आपकी कुंडली में मार्गेश है तो क्या कुछ इम्पैक्ट आपकी लाइफ में दिखने वाला है? क्या सच में इससे आपको डरने की ज़रूरत है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपके क्या कॉम्बिनेशंस कुंडली में देखे जा रहे हैं, और आपकी लाइफ में क्या हमने जो डिस्कस किया है वही असर देखने को मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं हम मनीज़ा मैम से और भी क्वेश्चंस लें जिन्हें आप खुद पूछना चाहते हैं, तो हमें उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा अपने नाम और विश्व के किस कोने से आप इस एपिसोड को देख रहे हैं उसके साथ। हम आने वाले एपिसोड्स में उन सवालों को ज़रूर लेंगे। आज के लिए मुझे यानी अपनी सहयात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।